आज की कहानी 29 साल पुरानी कहानी है, 1996 की। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सीसीटीवी कैमरा इतना नहीं था, गूगल मैप नहीं हुआ करता था। और ये वो दौर था जब बेंगलुरु आईटी, देश की आईटी कैपिटल या राजधानी भी नहीं बनी थी, बल्कि उसकी तरफ एक शुरुआत हुई थी। बात 4 जैन 1996 की है, 4 जनवरी 1996। बेंगलुरु के आउटस्कर्ट पर एक शख्स पुलिस को बताता है फ़ोन करके कि यहाँ एक लाश पड़ी हुई है। फ़ौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। वहाँ जाती है तो देखती है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और लाश को देखकर पहली नज़र में यह एहसास हो चुका था कि ये इंडियन नहीं है, फॉरेनर है। एक विदेशी की लाश पड़ी थी, लेकिन लाश के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, अस्पताल भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बाद में उसके कपड़े से सिर्फ एक बिल मिला पुलिस को, एक पर्ची, एक शॉप की। उस जिस शॉप की ये पर्ची थी, अब पुलिस उस शॉप तक पहुंचती है। कुछ शॉपिंग किया गया था। वहाँ जाने के बाद वो बिल को दिखाया जाता है। उस बिल के ज़रिए उस शॉप के जो ओनर हैं वो पुलिस को बताते हैं कि हाँ, ये एक दिन पहले हमारे आए थे, इन्होंने ये शॉपिंग की थी, उसी का बिल है। और फिर वहाँ से नाम पता चलता है कि जिस शख्स की ये लाश थी उसका नाम जेम्स विलियम स्टुअर्ट था, और ये ब्रिटिश सिटीज़न है। अब जैसे ही ये पुलिस को पता चला है एक ब्रिटिश सिटीज़न और उसका कत्ल, तो ब्रिटिश एम्बेसी और बाकी लोगों तक ये जानकारी पहुंची। मामला एक टूरिस्ट के कत्ल का था। बेंगलुरु पुलिस के ऊपर एक धब्बा और बेंगलुरु पुलिस के ऊपर अब प्रेशर कि इस मामले की जो है जल्द से जल्द इसकी पूरी सच्चाई सामने लाई जाए और तफ्तीश पूरी की जाए। अब पुलिस तफ्तीश करती है। नाम पता चल चुका था। नाम पता चलने के बाद पुलिस को ये भी पता चला कि ये ब्रिटिश सिटीज़न कहाँ ठहरा हुआ था। तो एक वहीं बेंगलुरु में एक लॉज, उसी लॉज में ये शख्स ठहरा हुआ था। अब उस लॉज का जैसे ही पता चला पुलिस को, तो पुलिस की एक टीम फ़ौरन उस लॉज में पहुंचती है। लॉज में जो मैनेजर बैठा हुआ था उसने बताया कि हाँ, स्टुअर्ट नाम का शख्स यहाँ ठहरा हुआ, लेकिन अकेला नहीं है, उसकी एक पार्टनर भी है, एक फीमेल पार्टनर। पुलिस जाती है, कमरा अंदर से लॉक, डोरबेल बजाया जाता है, दरवाज़ा खुलता है। सामने एक महिला, वो भी ब्रिटिश नागरिक, करीब 27 साल की उम्र, पुलिस वाले वर्दी में थे। पुलिस को देखते ही वो महिला रोने लगती है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया। वो अभी ये बताने के लिए आए कि तुम्हारे पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका मर्डर हो गया, उसकी लाश उसको ले जाने के लिए आए थे, और ये तफ्तीश करने के लिए कि उसके रूम में क्या क्या है। लेकिन अब यहाँ वो महिला बेतहाशा रो रही है। पुलिस वाले भी हैरान। अचानक रोते रोते उस महिला ने कहा कि मेरे साथ रेप हुआ है और एक ऑटो ड्राइवर ने मेरा रेप किया। अब जैसे ही ये पुलिस ने सुना, पुलिस के भी होश उड़ गए। उधर उसके साथी की लाश मिली है, वो मॉर्चरी में है। इधर महिला कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है, और उसे ये पता नहीं कि उसके साथी की डेथ हो चुकी है। पुलिस वालों ने अक्लमंदी दिखाई। उन्होंने कहा यह मौका ठीक नहीं है उसे सच्चाई बताने का, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। फिर फ़ौरन आला अफसरों को फ़ोन किया गया। उस महिला के भी स्टेटमेंट लिए गए। महिला ने बताया कि असल में 4 जैन को वो अपने पार्टनर स्टुअर्ट के साथ इसी लॉज के बराबर में एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गई थी। दोनों जब वहाँ पहुँचे तो डिनर करने से पहले ही अचानक स्टुअर्ट के पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, और उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लगता फूड पॉइजनिंग हो गया, तो मैं रूम पर जा रहा हूँ, तुम अपने डिनर कंप्लीट करो और उसके बाद रूम पर ही मिलते हैं। उसने भी कहा ठीक है, तुम जाओ। अब स्टुअर्ट रेस्टोरेंट से निकल जाता है और चला जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी पार्टनर अपना डिनर फिनिश करती है, बाहर निकलती है। अब वो रास्ता भटक गई जिस लॉज तक उसे पहुंचना है, वरना वो आई थी पैदल। अब उसे लगा कि रास्ता भटक गए, कहाँ जाए। एक दो लोगों से पूछा, वो इंग्लिश समझ नहीं पाए, उन्होंने बताया नहीं। तभी उसे एक ऑटो ड्राइवर दिखा। उसने उस ऑटो ड्राइवर को उस लॉज का नाम बताया, सुधा लॉज। उसने कहा वहाँ तक ड्रॉप कर दो। अब ये ऑटो में बैठ गई, थकी हुई थी, डिनर किया और ठंडी हवा भी चल रही थी। बैठे बैठे उसकी आंखें लग गई। थोड़ी देर के बाद जब आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अब भी ऑटो में है, जबकि उस रेस्टोरेंट से लॉज की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और उसने देखा ये सुनसान जगह है। उसे डर लगा, उसे लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने फ़ौरन ऑटो ड्राइवर से कहा कि तुम कहाँ ले गए, ऑटो रोको। ऑटो ड्राइवर ने ऑटो नहीं रोका। उसने 2-3 बार कहा। जब उसने नहीं रोका तो उसके पास, उस लेडी के पास बैग में एक पेन नाइफ था, अपनी सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। उसने पेन नाइफ निकाला और फिर से कहा कि तुम ऑटो रोको वरना मैं तुम्हें मार दूंगी।
ऑटो ड्राइवर ने फिर भी ऑटो नहीं रोका, उसने उसके पीठ पर एक के बाद एक 3 बार पेन नाइफ से हमला किया। तब तक ऑटो बेंगलुरु आउटस्कर्ट में एक सुनसान जगह पर 3 वार के बाद ऑटो वाले को भी गुस्सा आया, उसने ऑटो रोका और फिर उसने उसको घसीटा, ज़मीन पर पटका और फिर उस लेडी के साथ रेप किया। रेप करने के बाद वो वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर के लिए लेडी बेहोश भी हुई, होश आया तो देखा कि खुद को सड़क पर, अब वो वहाँ से पैदल चलती है। कुछ लोग मिले, उससे उसने पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछा। वो पुलिस स्टेशन पहुँची। जब पुलिस स्टेशन पहुँची तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले, अब वो बता रही है कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले जूनियर पुलिस वाले थे, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, वो सिर्फ कन्नड़ बोल रहे थे, तो वो उसकी भाषा समझ नहीं पाए। ये रेप की कहानी बताना चाहती है, वो कुछ और समझ रहे। तो लास्ट में उस लेडी को भी लगा कि कोई हेल्प तो होगी नहीं। फिर उसने सुधा सुधा लॉज बोला, तो उन्होंने कहा अच्छा ये रास्ता भटक गई। उन्होंने उसे रास्ता बता दिया। उसके बाद वो लेडी अब वापस लॉज में आ गई। लॉज में आने के बाद वो रो रही है, इधर पार्टनर भी नहीं है और समझ में नहीं आ रहा, तब मोबाइल इतना था नहीं, तो वो इंतज़ार कर रही थी और तभी ये पुलिस वाले उसके दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने इसकी कहानी सुनाई। अब एक दिन बाद बेंगलुरु के न्यूज़पेपर में 2 स्टोरी थी, एक ब्रिटिश सिटीज़न के कत्ल की और दूसरी उसी की पार्टनर के साथ हुए रेप की। अब क्या ये दोनों मामला एक था या अलग अलग? अब बेंगलुरु पुलिस को इस केस को सुलझाना था। इधर बेंगलुरु के ऊपर एक दाग, एक धब्बा भी लग रहा है कि यहाँ पे विदेशी नागरिक सुरक्षित नहीं है। तब पुलिस की टीम बनाई गई और इस टीम को ये केस सौंपा गया और कहा गया कि अब आप इस केस पर काम कीजिए और इसको जल्द से जल्द सुलझाइए। अब जब पुलिस की टीम ने इस महिला से बातचीत करनी शुरू की कि ऑटो वाले का हुलिया कैसा था, क्या था, तो वो कुछ बता नहीं पा रही, बहुत बुरी तरह से डरी हुई, सहमी हुई, और तब तक अब उसे अपने पार्टनर के कत्ल की बात भी पता चल चुकी थी। तो उसकी मेंटल हालत अब ठीक नहीं थी और पुलिस को भी लगा कि शायद उसके साथ टॉर्चर होगा और ज़्यादा पूछना, क्योंकि वो कुछ बता ही नहीं पा रही थी। इसी दौरान में अब एक डीसीपी थे उस वक्त बेंगलुरु में, प्रवीण सूद, और एक इंस्पेक्टर थे अशोक कुमार। प्रवीण सूद डीसीपी जो थे, उन्हें उस ब्रिटिश सिटीज़न की यानी स्टुअर्ट के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई और इंस्पेक्टर बीबी अशोक कुमार को इस महिला के साथ हुए रेप के केस को सौंपा गया। पूरी टीम बनाई गई ताकि दोनों केस जल्द से जल्द सौंपे जा सके, सुलझा सके। महिला से काफ़ी पूछताछ हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इधर लगातार अखबारों में खबर आ रही, क्योंकि उस वक्त न्यूज़ चैनल की बाढ़ भी इतनी थी नहीं। इंस्पेक्टर अशोक कुमार को लगा कि इस महिला से बयान लेना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि इस वक्त वो बड़ी डरी हुई है। जिस पार्टनर के साथ आई उसकी मौत हो गई, इस वक्त बेंगलुरु में, इस देश में एकदम अजनबी, अकेली है, और इस हाल में उससे पूछताछ करके उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तब उन्होंने एक दूसरा फैसला किया। उन्होंने उसका भरोसा जीतने के लिए उसे लॉज से बाहर निकाला और कहा आप मेरे साथ आइए। और इंस्पेक्टर अशोक कुमार उसे अपने घर ले गए। उनके घर में बीवी थी और एक बेटी थी। उन्होंने अपनी बीवी और बेटी से मिलाया उस लेडी को और कहा कि जब तक तुम्हारे दोस्त का कातिल और तुम्हारा रेपिस्ट पकड़ा नहीं जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, सेफ हो और इसी घर में रहो और तुम हमारी एक फैमिली मेम्बर की तरह हो। अब हाँ, वो 2 दिन रही। 2 दिनों में उस घर में वाइफ और बेटी के साथ रहकर उसे थोड़ा सा अपनापन महसूस हुआ। अब इसके बाद जब लगा कि अब थोड़ी नॉर्मल हो गई, तब अशोक कुमार ने उससे पूछताछ फिर शुरू की कि अच्छा उस रात का इंसिडेंट बताओ। अब तक जितनी बार भी उसने पूछताछ में बताया था, वो जो पेन नाइफ वाली बात थी वो नहीं बता पा रही थी, उसके दिमाग में ही नहीं था। उसने कहा कि मैंने ऑटो वाले को रोकने के लिए कई बार कहा, उसने ऑटो रोका नहीं। तब मैंने बैग से पेन नाइफ निकाला, क्योंकि मैं अपने साथ रखती हूँ हमेशा, और मैंने उसके पीठ पर 3 बार वार किए थे और वो तीनों बार जख्मी भी हुआ। अब अशोक कुमार को ये बात लगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हम उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंच सकते हैं। जिस एरिया में वो लॉज था, जिस रेस्टोरेंट से उसने खाना खाया और जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, उस पूरे एरिया में जितने भी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल थे, अशोक कुमार ने अपनी टीम को भेजा और कहा 4 जनवरी की रात पता करो कि क्या यहाँ कोई ऐसा शख्स आया था जिसके पीठ पर घाव, चाकू के जख्म थे और इलाज मरहम पट्टी कराने के लिए 100 से ज़्यादा नर्सिंग होम को खंगाला गया। फिर कामयाबी मिली।
एक नर्स थी, केरल की नर्स थी जो बेंगलुरु में काम करती थी। उसने कहा हाँ साहब, उस रात एक शख्स आया था और उसके पीठ पर ही 3 जख्म थे और तीनों जख्म किसी नुकीली चीज़ के थे। तो हमने उसकी मरहम पट्टी की और उसके बाद वो चला गया। तो पूछा गया नर्सिंग होम में आया तो उसने अपना नाम पता तो बताया होगा। तो उसने कहा उसने अपना नाम बताया था। अब उस रात की रजिस्टर या लिस्ट निकाली गई तो उसमें उसका नाम लिखा हुआ था। नाम था कदिरेश, उम्र 28 ईयर, लेकिन एड्रेस नहीं लिखाया था उसने। अब कदिरेश 28 साल का एक शख्स, उसे बेंगलुरु में ढूंढना बिना पते के बड़ा मुश्किल काम था। अब कैसे किया जाए? तो फिर इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने कहा कि चलो कदिरेश नाम से आरटीओ में ये पता करते हैं कि क्या कोई ऑटो चालक है जिसके नाम पर ऑटो है, क्योंकि ऑटो चलाने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है और रजिस्ट्रेशन होता है। अब आरटीओ में अलग अलग जगहों पर पुलिस टीम को भेजा गया। इत्तेफाक से फिर कामयाबी मिली। एक आरटीओ में कदिरेश के नाम पर रजिस्ट्रेशन और ऑटो का सारा डिटेल मिल गया और साथ में उसका एड्रेस। इत्तेफाक की बात यह है कि जो ये एड्रेस था ये एक पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे का था। अब पता मिला, पुलिस की टीम फौरन पहुंचती उस एड्रेस पर। वहां कदिरेश नाम का वो शख्स मिल जाता है। पुलिस उसे दबोचती है, उठाकर थाने लाती है। लेकिन अब यही कदिरेश है और यही वो रेपिस्ट है, इसको कंफर्म करना था। तो इंस्पेक्टर अशोक कुमार की टीम 4 ऐसी फोटोग्राफ्स लेती जिनमें एक कदिरेश का है और उन 4 फोटो को लेकर उसी नर्स के पास पहुंचती है और जाकर वो चारों फोटो रख देती है और कहती है अब आप बताओ इन चारों में से वो कौन है जो उस रात मरहम पट्टी के लिए आया था। नर्स चारों तस्वीर देखती है और ठीक कदिरेश की तस्वीर को देखकर पहचान लेती है। कहता है यही शख्स है, वो कहती है, जो उस दिन ज़ख्मी था और जिसकी मैंने मरहम पट्टी की थी। अब नर्स विटनेस थी और जिसको पकड़ा गया था वो कदिरेश था, ये कन्फर्म हो गया। अब इंस्पेक्टर अशोक कुमार की टीम खुश कि चलो केस लगभग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन तभी उनके सीनियर अफसर का फ़ोन आया और सीनियर अफसर ने कहा कि अब ये केस आपसे लिया जाता है, ये केस आप सीओडी, जो बाद में आप सीआईडी जिसे हम कहते हैं, उनकी टीम को सौंपा जा रहा है, इसलिए कि ब्रिटिश एम्बेसी से और गवर्नमेंट के ऊपर से बहुत प्रेशर है कि एक ब्रिटिश सिटीज़न का कत्ल हो गया और एक के साथ रेप, लगातार अखबार में सुर्खियाँ हैं। बेंगलुरु पुलिस के लिए बड़ी शर्मनाक है और सरकार भी शर्मिंदा है। तो इसीलिए अब लोकल पुलिस से केस लेकर सीआईडी या उस ज़माने की सीओडी को सौंपा जा रहा है। अशोक कुमार और उनकी टीम को बड़ा धक्का लगा। इसलिए धक्का लगा क्योंकि अब वो केस सुलझाने के बिल्कुल करीब थे। जो ऑटो ड्राइवर था, जो रेपिस्ट था, बस कुछ देर पहले उनके शिकंजे में था, लेकिन ऑर्डर था ऊपर से। अब वो पहुंचते हैं सीआईडी ऑफिस। सीआईडी की टीम तैयार थी। कदिरेश को कहा गया आप इनके हवाले कीजिए। इंस्पेक्टर अशोक कुमार की टीम ने हवाले कर दिया। केस के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल थे वो सब उनके हवाले। अब ये टीम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि इतने दिनों की मेहनत और जब सब कुछ होने वाला था तब ये केस सीओडी या सीआईडी को देना पड़ा। खैर, दिल पर पत्थर रखकर ये लोग हट गए। उधर दूसरी टीम लगी हुई है उस मर्डर केस की जांच में, लेकिन उसमें अभी तक कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो क्या कदिरेश इन दोनों इंसिडेंट में शामिल था? अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था। खैर, अब सीआईडी की टीम कदिरेश से पूछताछ करती है। उस दौर में एक बड़ी सीआईडी की ये थी कि हम आम पुलिस नहीं हैं, हम स्पेशल पुलिस हैं। तो किसी से पूछताछ करते वक्त उसे टॉर्चर वॉर्चर नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस लॉकअप में टॉर्चर वॉर्चर के बड़े किस्से उस वक्त मीडिया में भी आए थे और उसको लेके पुलिस एक तरह से बदनाम हो रही थी। तो अपनी इमेज बेहतर बनाने के लिए सीआईडी या सीओडी ने यह तय किया था कि हम लॉकअप में किसी को टॉर्चर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे दूसरे तरीके से पूछताछ करके सच उगलवाने की कोशिश करेंगे, मेंटली अलग अलग गेम खेलकर। लेकिन ये तरीका काम नहीं आया। वो बार बार पूछें और कदिरेश मुकर जाए। बोला साहब मेरा तो कोई लेना ही देना नहीं है, न मैंने रेप किया, अब न सीसीटीवी कैमरा, न बाकी कुछ चीज़ें, सिर्फ एक नर्स का स्टेटमेंट। अब पुलिस के भी ये कि प्रूफ सबूत तो है नहीं और यहाँ मामला ब्रिटिश हाई कमीशन और ब्रिटिश तक है कि कहीं गलत पकड़ लिया तो और भद पिटेगी। कदिरेश लॉकअप में है सीआईडी के, लेकिन अपने आप को बेकसूर बता रहा है और जुर्म कबूल नहीं कर रहा है। उस नर्स के अलावा कोई और ऐसा प्रूफ एविडेंस भी नहीं है। क्या करें? और टॉर्चर कर नहीं रहे। जब कुछ दिन बीत गए और कुछ भी हाथ नहीं लगा तो फिर सीनियर अफसरों ने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि ये कुछ बोल तो रहा नहीं है,
तो क्या किया जाए? तो फिर इस जो सीआईडी के बॉस थे उस वक्त, डीसीपी, उन्होंने कहा ये ऐसे उगलेगा नहीं, एक काम करते हैं, जिस टीम ने इसे पकड़ा था वापस इसको उसी लॉकअप में भेज दो, शायद वो लोग कुछ कर ले। अब अशोक कुमार जिन्होंने इसको पकड़ा था, जिनसे ये केस ले लिया गया और जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं वो और उनकी टीम, अचानक उनके पास फ़ोन आता है कि जिस कदरेश को आपने पकड़ा वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर है, एक ट्राई आप कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है, आप उसको टॉर्चर नहीं करेंगे, आप लॉकअप में उसे मारेंगे पीटेंगे नहीं, बाकी आप जैसे चाहें मुंह खुलवा लीजिए, लेकिन टॉर्चर नहीं होना चाहिए। अशोक कुमार और उनकी टीम को लगा चलो जो केस हमने शुरू किया ख़त्म भी हम ही करेंगे। उन्होंने कहा शर्त मंजूर है। अब कदरेश को वापस अशोक कुमार की टीम को सौंप दिया गया, वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन आए। पुलिस स्टेशन लाने के बाद अब शर्त से बंधे हुए थे, टॉर्चर तो करना नहीं है, मुंह कैसे खुलाए, तो अलग अलग तरीके से पूछताछ हुई। जब सारी पूछताछ हुई, हर बार कदरेश लगातार इनकार करता रहा कि मैंने रेप नहीं किया। कुछ दिनों तक जब वो सीओडी या सीआईडी के कब्जे में था तो उसे लगा कि अब ये लोग भी मान चुके हैं कि मैं बेकसूर हूँ। यहाँ पुलिस स्टेशन आने के बाद भी एक दिन तक उससे ऐसी पूछताछ होती रही, वो लगातार इनकार करता रहा और अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि ये पुलिस वाले अब मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और मुझे छोड़ देंगे क्योंकि इनके पास कोई सबूत है नहीं। इनकार कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तभी अशोक कुमार ने कहा कि इतने दिन हो गए इसकी कस्टडी लिए हुए, ये मुंह नहीं खोल रहा है, चलो पुलिस अंदाज छोड़ते हैं, एक नया तरीका अपनाते हैं। अब उन्होंने उससे और अपनी टीम से कहा इससे सिर्फ दोस्ती से बात करो, कोई केस के बारे में नहीं, कोई क्राइम के बारे में नहीं, कोई रेप के बारे में नहीं, उसके परिवार, उसकी फैमिली, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके शौक़, उसकी पसंद नापसंद, मूवी, इन सब के बारे में बात करो। और अब अचानक अगले दिन सुबह से कदरेश से ऐसी बातें, क्या हाल है, कैसा है, परिवार में कौन है, तेरे शौक़ क्या है, फिल्में कौन सी देखता है। अब वो भी लगा कि यार, और उसे ये भी एहसास है कि इतने दिन हो गए मुंह तो खुलवा नहीं पाए, अब खुलवा भी नहीं पाएंगे और मुझे छोड़ देंगे, और ये भी कि थोड़े दिन की बात है बस, कुछ फिर तो तुम बाहर ही चले जाओगे, चलो कोई बात नहीं, अब दोस्ती ही जैसा है। पूरे 24 घंटे उसे इसी तरह से बातचीत की गई। अब कदरेश को आ गया कॉन्फिडेंस कि ये लोग अब अपने झांसे में आ चुके हैं और दोस्त की तरह है। तभी फिर इंस्पेक्टर अशोक कुमार आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि और सब ठीक है, तो तुम चले जाओगे क्योंकि हमसे गलती हो गई, तुमको गलत पकड़ लिया, बाकी हम तलाश कर रहे हैं असली रेपिस्ट कौन है। अब उसके दिमाग में आ गया कि उसका चारा जो फेंका था एकदम सही है, ये लोग अब उस पर शक नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो और कोई शौक़ है तुम्हें, बताओ, ड्रिंक व्रिंक करते हो? उसने कहा साहब मैं शराब नहीं पीता, हाँ बियर पी लेता हूँ क्योंकि शराब मुझे चढ़ जाती है, और चढ़ जाती है तो मैं उल जुलूल बोलने लगता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो पुलिस वालों को भी बियर पी लो, उसके बाद तो फिर तुम अपने घर, हम अपने घर। वो खुश। 2 बियर मंगाई और साथ में कुछ पुलिस वालों के जो ड्रिंक करते थे उनके लिए भी मंगाई और कहा साथ बैठ जाओ। अब जो 2 बियर आई, उस दोनों बियर में इन्होंने, पुलिस वालों ने थोड़ा थोड़ी ब्रांडी डाल दी। उसको जानकारी नहीं है कदरेश को, ताकि बियर से नशा ना आए लेकिन बाकी से आ जाए। अब ब्रांडी डाल के फिर बियर की बोतल का ढक्कन बंद किया गया, उसके बाद बियर अब सर्व किया गया। 25 मिनट में दोनों बोतल खाली, कदरेश पी चुका और अब बातें भी कर रहा है, पुलिस वालों के कंधे पर अपना हाथ भी रख रहा है जैसे दोस्त है। धीरे धीरे अब अशोक कुमार को लग गया कि इसके सर नशा चढ़ चुका है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ उस रात हुआ क्या था? इस कदर नशे में था कि जो इतने दिनों से पुलिस को घुमा रहा था, अब वो बोलना शुरू हो गया कि साहब मैं रेस्टोरेंट से जा रहा था, वो एक फिरंगी थी, गोरी, अचानक उसने रास्ता भटक गई थी, मुझे गेस्ट हाउस छोड़ने के लिए कहा, मैंने बिठाया, फिर रात का वक्त था, मेरी नीयत ख़राब हो गई तो मैं उसको सुनसान जगह पर ले गया, उसने मुझे पीछे से कुछ मारा भी, फिर वहाँ जाकर मैंने उसके साथ रेप किया। बोला इससे पहले भी मैंने कई बार ऐसी कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया था, इस बार हो गया और निकल लिया। ये सारी बातें जो हो रही थी और ये जो सारी बियर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी एक पुलिस स्टेशन के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड हो रहे थे ताकि ये प्रूफ सीनियर लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि पुलिस लॉकअप में उसका सिर्फ दिया गया बयान कोई भी नहीं मानता। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। जब सारी चीज़ें हो गई तो फिर
अशोक कुमार जी ने अपने सीनियर अफसरों को दिखाया। अब यहाँ एक सवाल था कानूनी पेच कि क्या नशे में दिया गया बयान माना जाएगा, लेकिन इस बयान के साथ उसने जो रेप के बाद जो कुछ किया था वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कोलैबोरेट की गई। उन सारी चीज़ों को भी सबूत के तौर पर इकट्ठा किया गया, फिर उसे ऑफिशियली अरेस्ट किया गया, कोर्ट में मामला गया। 98 में जजमेंट आया। 98 में कोर्ट ने उसके पुलिस स्टेशन में इस पुलिस वालों की तरफ से दी गई बियर पार्टी में जो कुछ कहा, उस रिकॉर्डिंग को सुनने और उस रिकॉर्डिंग के सपोर्ट में जो एविडेंस थे उसको देखने के बाद कादिरेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो एक थाने में दी गई एक बियर पार्टी जो बड़े बड़े अलग अलग तरीक़ों से भी मुंह नहीं खुलवा पाए, 2 बोतल बियर ने वो काम कर दिया। तो कहानी का एक पार्ट। इसके बाद उधर उम्र कैद की सज़ा हुई, तब तक वो ब्रिटिश लेडी वापस इंग्लैंड चली गई थी। इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि उस लेडी के जिस दोस्त का मर्डर हुआ था स्टुअर्ट, उसके कातिल का सुराग नहीं मिला। ये दोनों इंसिडेंट अलग अलग थे और बदनसीबी ये कि दोनों एक ही दिन हुए। जिस दिन रेप हुआ और उधर स्टुअर्ट का मर्डर हुआ, लेकिन ये 2 अलग इंसिडेंट थे। इस कादिरेश के ऊपर सिर्फ रेप का मुकदमा चला और इसी सिर्फ रेप के लिए उसे उम्र कैद की सज़ा हुई थी, लेकिन स्टुअर्ट का मर्डर क्यों हुआ, किसने किया, ये पता ही नहीं चला। तो ये थी 29 साल पुरानी वो कहानी।